नमस्कार, मैं रवीश कुमार। पत्रकार अजीत अंजुम के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। किस लिए? अजीत अंजुम ने ऐसा क्या कर दिया? क्या यह बताना कि वोटर को दो फॉर्म नहीं दिए जा रहे हैं, एक ही फॉर्म दिया जा रहा है? क्या यह बताना कि फॉर्म आधे अधूरे भरे जा रहे हैं, यह अपराध हो गया? रिपोर्टिंग करना कैसे अपराध हो सकता है? क्या जनता की बात आयोग तक पहुंचाना अपराध है? चुनाव आयोग को एक रिपोर्टर द्वारा उठाए गए सवालों पर कार्रवाई करनी चाहिए या रिपोर्टर के खिलाफ ही एफआईआर करा देनी चाहिए? मेरे खिलाफ बेगूसराय जिले में एफआईआर दर्ज हुई है और एफआईआर दर्ज इसलिए की गई है क्योंकि मैंने बेगूसराय में एसआईआर के दौरान बलिया प्रखंड में जिस तरह से आधे अधूरे फॉर्म भरकर जमा हो रहे थे, अपलोड हो रहे थे, उस पर एक स्टोरी की थी, उस पर एक वीडियो किया था और उस वीडियो अपलोड होते ही मेरे यूट्यूब चैनल पर उस वीडियो के पब्लिश होते ही हंगामा मचा था और उस हंगामे से मुझे यह अंदाजा था, जिस तरह से अफसरों में खलबली थी, मुझे अंदाजा था, आशंका थी कि एफआईआर दर्ज हो सकती है और एफआईआर दर्ज हुई है। एक जमाना था जब चुनाव आयोग इस बात का स्वागत करता था कि मीडिया जमीन से सच्चाई दिखाए, कमियों को दिखाए और उसे फीडबैक की तरह लेता था, अपने आप सुधार करता था। लेकिन लगता है वाकई यह नया आयोग है। एफआईआर से साफ है कि चुनाव आयोग ने अजीत अंजुम की इस रिपोर्ट को अपने खिलाफ देखा है, अपने ईगो पर ले लिया कि एक पत्रकार ने कैसे रिपोर्ट कर दिया कि बीएलओ वोटर को दो फॉर्म नहीं दे रहे, जिसमें एक फॉर्म पावती का है, प्राप्ति का है, रिसीविंग का है। क्या वोटर के अधिकार का उल्लंघन होगा और उसकी रिपोर्टिंग की जाएगी तो एफआईआर होगी? अजीत अंजुम ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि मुझे स्थानीय बीडीओ और एसडीओ की तरफ से कॉल करके वीडियो डिलीट करने के लिए कहा गया। मैंने उनकी बात नहीं सुनी और नतीजा सामने है। बिहार में चुनाव आयोग के तौर तरीकों पर 100 सवाल हैं। उन सवालों का जवाब देने के बजाय अब पत्रकारों को डराने की कवायद शुरू हुई है। इस वीडियो में मैंने अपना पक्ष रख दिया है, डरूंगा नहीं, जो सच है वही दिखाऊंगा, जो खामियां हैं उन पर रिपोर्ट करूंगा। एफआईआर की अधिकृत सूचना का इंतजार कर रहा हूं। मैं कल रात किशनगंज से बेगूसराय आ गया हूं ताकि मेरी तलाश में प्रशासन को ज्यादा परेशानी ना हो। अजीत अंजुम ने बताया कि एक बीएलओ की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई है। बीएलओ मोहम्मद अंसारुल हक ने एफआईआर कराई है कि यूट्यूबर अजीत अंजुम, उनके सहयोगी एवं कैमरामैन अनधिकृत रूप से जनगणना स्थल पर प्रवेश कर हमसे सवाल जवाब लेने की कोशिश करने लगे कि आपके बूथ में कितने मतदाता हैं, आपने कितने प्रपत्र दिया, कितने का वापस प्राप्त हुआ, आपके बूथ में कितने मुस्लिम मतदाता हैं, कितने मतदाताओं ने फॉर्म के साथ पेपर जमा किया। मैंने बताया कि मेरे बूथ में 1020 मतदाता हैं। मैंने सभी को फॉर्म बांट दिया, पुनः पेपर के साथ प्राप्त कर लिया। यूट्यूबर अजीत अंजुम का फोकस इस बात पर था कि मुस्लिम मतदाता को परेशान किया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। यूट्यूबर द्वारा 1 घंटा तक कार्य करने नहीं दिया गया, जिससे कार्य में काफी बाधा उत्पन्न हुई। अतः श्रीमान से अनुरोध है कि अजीत अंजुम यूट्यूबर एवं उनके अन्य सभी सहयोगी पर सरकारी कार्य में बाधा डालने तथा सांप्रदायिक द्वेष फैलाने से संबंधित सुसंगत धाराएं लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज की जाए। यूट्यूब सिर्फ एक माध्यम है। अजीत अंजुम उस माध्यम पर रिपोर्ट करने वाले पत्रकार हैं। उन्हें यूट्यूबर लिखा गया है, पत्रकार नहीं। शब्दों का चयन मायने रखता है। अजीत अंजुम पत्रकार पहले हैं। इस एफआईआर की भाषा बता रही है कि बीएलओ पर दबाव भी हो सकता है। किसी अधिकारी ने एफआईआर नहीं की। जिलाधिकारी ने बयान जारी किया था कि अजीत अंजुम की रिपोर्ट भ्रामक है, मगर उनकी तरफ से एफआईआर नहीं हुई। एफआईआर के लिए अलग ही आधार चुना गया। सरकारी काम में बाधा डालने का। वोटर को दूसरा फॉर्म क्यों नहीं मिल रहा है, बीएलओ ने क्यों नहीं दिया, इसका जवाब आयोग को देना चाहिए। अब आप देखिए, अजीत अंजुम ने अपने वीडियो में जो दिखाया है उस पर एफआईआर नहीं हुई है। कैसे करते? भास्कर के ही 100 रिपोर्टर ने वही बात छापी है। क्या 100 रिपोर्टर पर एफआईआर हो सकती है? तो एफआईआर में सरकारी काम में बाधा डालने और सांप्रदायिकता फैलाने का आरोप लिखा गया। क्या अजीत अंजुम अकेले पत्रकार हैं जिन्होंने यह सच्चाई दिखाई? कहीं दस्तावेज नहीं होने, कहीं दस्तावेजों में आधार का जिक्र ना होने के बाद भी आधार नंबर लिए जाने की रिपोर्ट तो आ ही रही थी।
मगर अजीत अंजुम ने एक ऐसे सवाल को उठा दिया जिससे वोटर भी अनजान था, और वो सवाल था दूसरे फॉर्म का। इस दूसरे फॉर्म की बात अजीत अंजुम की रिपोर्ट के बाद ज्यादा होने लगी। भास्कर ने इतनी बड़ी बैनर हेडलाइन लगाई है, मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है अवैध वसूली। दोबारा से पढ़ता हूं, अवैध वसूली लिखा है, रिसीविंग नहीं। यही बात तो अजीत अंजुम ने दिखाई कि वोटर कह रहे हैं कि उन्हें प्राप्ति की रसीद फॉर्म नहीं दिया जा रहा है। बीएलओ कंफ्यूज, भास्कर की यह हेडलाइन है, अवैध वसूली, रिसीविंग नहीं, बीएलओ कंफ्यूज। बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य में लापरवाही भी सामने आ रही है। कहीं फॉर्म की कमी है, कहीं पावती रसीद रिसीविंग का अभाव। बीएलओ न घर जा रहे हैं, ना ही ठीक से फॉर्म भरवा रहे हैं, वे खुद भी कंफ्यूज हैं। नतीजा लोगों में असमंजस है। भास्कर ने 100 रिपोर्टर उतार दिए और उसके 100 रिपोर्टरों के बाद खबर लिखी गई है कि वोटर की जांच के लिए बीएलओ घर घर नहीं जा रहे और कहीं भी पावती रसीद नहीं दी जा रही। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए अवैध वसूली चल रही है। ठीक से पढ़िए, 10 बार पढ़िए इस रिपोर्ट को और छाती पीटिए कि क्या हमारा लोकतंत्र इस हाल में आ गया? क्या चुनाव आयोग इस तरह से काम करेगा? कहीं भी जाइए, जनता कह रही है उसे 2 फॉर्म नहीं दिए गए और उनमें से एक फॉर्म रिसीविंग का, पावती का, प्राप्ति के लिए तो बिल्कुल नहीं दिया गया। भास्कर ने भी लिखा है कि कहीं भी पावती रसीद नहीं दी गई, ना ही घरों पर स्टिकर चिपकाया गया। अधिकांश जगहों पर बीएलओ घर जाने के बजाय किसी पेड़ या सरकारी भवन पर बैठे दिखे। जगह जगह पर मतदाता बोल रहे हैं कि रसीद फॉर्म, पावती प्राप्ति का फॉर्म या अंग्रेजी में रिसीविंग फॉर्म नहीं मिला है। यही बात तो अजीत अंजुम ने अपनी रिपोर्ट में दिखाई थी। हाँ, बीएलओ साहब आए, हमने उनका आदेश देखा कि क्या आदेश है, उन्होंने फरमा दिया। उसके बाद उन्होंने आधार कार्ड लेकर वेरीफाई किया, नोट किया, फिर नाम नोट किया और दस्तखत कराया। हम लोग वेल सेटिस्फाइड हो गए, कहीं कोई आपत्ति हम लोग की। उसके बाद जो है आपके पास कोई रिसीविंग फॉर्म दिए? वो रिसीविंग का प्रावधान नहीं थे। हमने तलब किया कि ऐसा है, उन्होंने कहा रिसीविंग का कोई प्रावधान नहीं है। बताइएगा कि मतलब बीएलओ के द्वारा आप लोगों को फॉर्म दिया गया है? जी, हाँ, क्या कुछ लिया गया? एक फॉर्म दिया गया, हमने उनको एक फोटो दिए हैं और पहचान पत्र दिए। पहचान पत्र के रूप में क्या दिए? हमारे पास दोनों है। हाँ। ये भी है, पहले का जो वोटर लिस्ट गिराए हुए थे, हाँ। उसका भी है। हाँ। और पहचान पत्र भी है। हाँ। पहचान पत्र भी, आधार कार्ड भी, दोनों दिए। दे दी। कोई रिसीविंग दिया गया है? नहीं, कोई रिसीविंग नहीं दिया गया। यहाँ बीएलओ साहब आए और एक पर्ची दिए, वो अपने से भरियो दिए, दस्तखत सिर्फ करवाए और दूसरा रिसीविंग कुछ नहीं। रिसीविंग नहीं मिला था? नहीं मिला है। तो कौन बीएलओ भरे थे? बीएलओ भरे थे। कोई दस्तावेज भी लिए थे? कोई आधार कार्ड लिए थे और फिर आधार लौटा दिए? फिर वापस कर दिए। तो क्या आप नोट कर रहे हैं कि बिहार में मतदाता सूची को लेकर चुनाव आयोग क्या कर रहा है? तमाम तरह के संवैधानिक अधिकारों से इस आयोग को लैस किया गया ताकि यह किसी के भी दबाव से मुक्त हो, राग और द्वेष से मुक्त हो। मगर अब आयोग ही दबाव डालने का विभाग बनता जा रहा है। क्या चुनाव आयोग दबाव आयोग बन गया है? एक अजीत अंजुम की रिपोर्टिंग से इतना हंगामा मच गया। अगर गोदी मीडिया के पत्रकार और एंकर यही सच्चाई दिखाने के लिए उतर गए होते तो चुनाव आयोग के पास एफआईआर लिखने के लिए कागज कम पड़ जाता। क्या यह संकेत है कि चुनाव आयोग को लेकर कोई रिपोर्ट ना करे वरना एफआईआर हो जाएगी? न्यूज 24 के राजीव रंजन सिंह ने भी इसी तरह की सच्चाई अपने कार्यक्रम में दिखा दी तो उनकी रिपोर्ट को भी भ्रामक बताया गया है। राजीव रंजन सिंह बार बार ट्विटर पर पूछ रहे हैं, लिख रहे हैं कि उनका यह वीडियो 6 जुलाई का है, 13 जुलाई को सफाई दी जा रही है। दुनिया का कोई आदमी बता दे कि वीडियो में अफवाह, अधूरी और भ्रामक जानकारी क्या है? अजीत अंजुम का भी यही सवाल है। उनके वीडियो में ऐसा क्या है? बोर्ड पर साफ साफ लिखा है, आप भी जाकर देख सकते हैं किसी भी जिले में, कि बीएलओ 2 फॉर्म देगा, एक फॉर्म भरने के बाद अपने साथ ले जाएगा और एक फॉर्म वोटर के पास छोड़ा जाएगा। क्या सारे वोटर को दूसरा फॉर्म मिला है? अगर एक वोटर को भी नहीं मिला है तो क्या इसकी रिपोर्टिंग करने पर उसे भ्रामक और अधूरी रिपोर्ट कह देंगे? तरह तरह की धाराओं में, तरह तरह के आरोपों में एफआईआर करेंगे?
अजीत अंजुम की रिपोर्ट के बाद भी जिलाधिकारी सह निर्वाचन अधिकारी ने इसी तरह की सफाई दी और उनकी रिपोर्ट को भ्रामक बताया। अजीत अंजुम ने दावा किया है कि उन्हें फोन कर वीडियो डिलीट करने के लिए कहा गया, उन्होंने मना कर दिया। वो बार बार पूछ रहे हैं कोई बताएं तो कि उन्होंने क्या गलत किया है। लिखा होगा क्या करेंगे बीएलओ 25 जून के उपरांत आपके घर आएंगे, पूर्व से भरे हुए एन्यूमरेशन फॉर्म की 2 प्रतियां आपको देंगे, आपका फॉर्म भरने में मार्गदर्शन करेंगे, आपके द्वारा भरे हुए गणना पत्र को स्वप्रमाणित दस्तावेजों के साथ एकत्रित करेंगे, आपको पावती देंगे। मतलब क्या कहा कि बीएलओ 2 फॉर्म लेकर आएंगे, 2 आपको देंगे और उसके बाद आपके जो एक भरा हुआ फॉर्म वो लेंगे और आपको पावती देंगे, मतलब एक फॉर्म आपको देंगे। सिर्फ एक आदमी के जमीन पर जाकर रिपोर्ट करने से इतना तहलका मचा है। सही सवाल पूछने के बदले अजीत अंजुम पर एफआईआर हो रही है। गोदी मीडिया के संसाधनों से तुलना करेंगे तो यूट्यूब के पत्रकारों के पास खास संसाधन नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। अगर गोदी मीडिया चाहता तो अपने संसाधन लगाकर बिहार के हर जिले से शानदार रिपोर्टिंग कर सकता था, जनता की बात को आयोग तक पहुंचा सकता था। उसके पास ऐसे पत्रकार हैं जो गली गली घूमकर यह काम कर सकते थे, लेकिन उन्हें घर पर बिठा दिया गया। यही गोदी मीडिया हर साल, पूरे साल यूपी बिहार से कितनी रिपोर्ट करता है आप यह भी देखिए। प्रधानमंत्री के दौरे पर या मंदिर दर्शन पर हर जगह से आम लोगों की प्रतिक्रियाएं तुरंत ले आता है, लेकिन जब बिहार में इतनी बड़ी कार्रवाई चल रही है जो हर वोटर को प्रभावित कर सकती है, तब गोदी मीडिया चुप होकर दिल्ली में बैठ गया है। हमारे पास अजीत अंजुम के वीडियो को दिखाने की अनुमति है, लेकिन हम इस वजह से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि इतनी मेहनत से तैयार की गई रिपोर्ट को आप अजीत अंजुम के चैनल पर जाकर ही देखें और यह भी देखें कि इस वीडियो को कहीं रोका तो नहीं जा रहा है, क्यों कम लोगों तक यह वीडियो पहुंच रहा है। आयोग कहता है कि 2 फॉर्म होगा, एक फॉर्म हर वोटर को दिया जाएगा भरने के बाद। यह आयोग के बोर्ड पर लिखा है और उसी से पढ़कर बता रहा हूं। बीएलओ क्या करेंगे और मतदाता क्या करेंगे, इसके बारे में 2 अलग अलग हिस्सों में बताया गया है। पोस्टर पर लिखा है बीएलओ 25 जून के उपरांत आपके घर आएंगे, पूर्व से भरे हुए एनुमरेशन फॉर्म 2 प्रतियों में आपको देंगे, आपका फॉर्म भरने में मार्गदर्शन करेंगे, आपके द्वारा भरे हुए गणना प्रपत्र को स्वप्रमाणित दस्तावेजों के साथ एकत्रित करेंगे और आपको पावती देंगे, रिसीविंग देंगे। मतदाता को क्या करना है इसके बारे में भी लिखा है कि पहले से भरी हुई जानकारी के साथ 2 प्रतियों में फॉर्म भरिए, गणना प्रपत्र में अपना नवीनतम फोटो लगाइए, जरूरी दस्तावेजों को स्वयं सत्यापित करके संलग्न कीजिए। फॉर्म अपलोड से संबंधित अन्य सहयोग के लिए बीएलओ से संपर्क करें और फॉर्म बीएलओ को वापस दें और प्राप्त रसीद जरूर लें, इस बात को नोट करें। जो लिखा है उसकी जांच करने पर क्या एफआईआर हो सकती है? यही नहीं, पत्रकारों से बात करने पर भी बीएलओ के खिलाफ कार्रवाई करने की खबरें आ रही हैं, उन्हें बोलने से रोका जा रहा है। अजीत अंजुम ने अपने वीडियो में बताया कि उनके खिलाफ बेगूसराय में एफआईआर हुई है। कारण वह वीडियो है जिसमें उन्होंने दिखाया कि किस तरह से आधे अधूरे फॉर्म भरकर जमा किए जा रहे हैं। और यह बात केवल अजीत अंजुम नहीं, बिहार की जनता कह रही है, वो अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं। इस रिपोर्ट के तुरंत बाद बेगूसराय जिलाधिकारी ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की, जिसे बिहार के मुख्य चुनाव पदाधिकारी ने भी रीट्वीट कर दिया। उसी का हिस्सा है जिस प्रेस नोट में यह लिखा है, उक्त यूट्यूबर तथा उनके कैमरामैन सहयोगियों द्वारा प्रसारित वीडियो के निमित्त बलिया अनुमंडल क्षेत्र में अगर कोई घटना घटती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी उक्त यूट्यूबर अजीत अंजुम तथा उनके सहयोगियों की होगी। किसी व्यक्ति द्वारा सरकारी कार्यों में बाधा उत्पन्न करना तथा चुनाव आयोग के मार्गदर्शन में संचालित एसआईआर जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के संदर्भ में दिग्भ्रमित करना गैर जिम्मेदार, अनुत्तरदायी एवं अशोभनीय कृत्य प्रतीत होता है एवं इससे धार्मिक द्वेष भी उत्पन्न हो सकता है। तो क्या आयोग यह बता रहा है किस तरह से रिपोर्टिंग करनी है, फिर इसकी दिशा निर्देश जारी कर दे कि अगर उसके निर्देशों का जमीन पर पालन नहीं हो रहा है तो कोई रिपोर्टर नहीं दिखाएगा, इससे धार्मिक द्वेष फैल सकता है। आयोग बताए कि भास्कर के 100 रिपोर्टरों ने जो दिखाया है, क्या उससे भी विद्वेष फैल जाएगा? समाज में भेदभाव फैल रहा है। किसी प्रशासनिक काम में कमियों को उजागर करने से भेदभाव फैलाने का आरोप कैसे लग सकता है? तब तो आधिकारिक रूप से भारत में अखबार और न्यूज चैनल आज ही अभी ही इसी वक्त बंद कर दिए जाने चाहिए।
अजीत अंजुम ने साफ कर दिया कि वे डरने वाले नहीं हैं। लेकिन जिस लोकतंत्र के नाम पर बिहार में पुनरीक्षण हो रहा है, उसी लोकतंत्र में एक पत्रकार पर सिर्फ रिपोर्ट करने के कारण एफआईआर हो रही है। भारत के नागरिक के रूप में हर व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि वह इस तरह की खबरों को लेकर सतर्क हो जाए। भले बिहार को लेकर यह काम चल रहा है, लेकिन आपको यह देखना चाहिए कि चुनाव आयोग केवल बिहार के लिए नहीं बना है, सारे देश के लिए बना है। अगर एक आयोग के तौर पर यह संस्था जनता के दबावों से मुक्त हो गई और उस पर ही दबाव डालने लग जाएगी, तो लोकतंत्र के लिए इससे बुरा कुछ भी नहीं हो सकता। यह अजीत अंजुम के वीडियो के थंबनेल हैं जो इन दावों पर सवाल उठा रहे हैं कि बिहार में वोटर को 2 फॉर्म नहीं दिए जा रहे हैं। अजीत अंजुम ने हर जिलाधिकारी के दफ्तर के बाहर लगे बोर्ड पर जो लिखा है उसी से पढ़कर बताया कि जब बीएलओ आएगा तब हर मतदाता को 2 फॉर्म देगा। एक फॉर्म जमा होगा, दूसरा फॉर्म पावती रसीद के रूप में मतदाता के पास दे दिया जाएगा। लेकिन अजीत अंजुम ने पाया कि कई जगहों पर ऐसा नहीं हो रहा, वोटर को दूसरा फॉर्म नहीं दिया जा रहा। अजीत अंजुम के साथ साथ न्यूज 24 के राजीव रंजन सिंह ने भी अपनी रिपोर्ट में यही दिखाया। तब अजीत अंजुम का नाम लेकर, राजीव रंजन सिंह का नाम लेकर नोटिस निकालने की क्या जरूरत थी? क्या बीएलओ को 2 फॉर्म दिए गए थे? इसका जवाब दीजिए। नहीं दिए गए तो दे दीजिए। क्या पावती रसीद दी जा रही है? नहीं दी जा रही है तो ठीक कीजिए। एफआईआर क्यों की जा रही है? क्यों कहा जा रहा है कि भ्रामक जानकारी देने की सूचना मिली है? कायदे से चुनाव आयोग को अजीत अंजुम का शुक्रिया अदा करना चाहिए था कि आपने यह बात हमारी जानकारी में लाई है, हम तुरंत एक्शन लेते हैं। लेकिन तरह तरह के आरोप लगा दिए गए और एफआईआर। आप भास्कर की रिपोर्ट पूरी पढ़िए, क्या नहीं है इस रिपोर्ट में। इसकी एक एक लाइन आयोग के दावों पर गंभीर सवाल उठा रही है। सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए कि अगर आयोग इस तरह से काम कर रहा है तब क्या किया जाए, कैसे उसकी बातों पर भरोसा किया जाए। आयोग क्यों ग्राउंड रिपोर्ट को अपने खिलाफ देखने लगा है? क्या चुनाव आयोग जैसी संस्था का ईगो होता है, अहंकार होता है? तब फिर संविधान में लिख देना चाहिए कि स्वायत्त संस्थाओं के ईगो से सावधान होकर ही कोई रिपोर्ट करे, सवाल उठाए। चुनाव आयोग जब वोटर लिस्ट की समीक्षा करता है उसमें भी तमाम गड़बड़ियां होती हैं, सामान्य बात है। सवाल होता रहता है तो आयोग बुरा नहीं मानता, लेकिन जवाब देता है। मगर हाल के वर्षों में जवाब देना भी बंद हो गया है और अब तो एफआईआर शुरू हो गई है। लोग कह रहे हैं उन्हें फॉर्म नहीं मिला, कहीं आधे अधूरे फॉर्म दिए जा रहे हैं, कहीं फॉर्म भरने के बाद रसीद नहीं दी जा रही। तो क्या वोटर के खिलाफ भी एफआईआर करेंगे? क्या यही आयोग का भरोसा है? क्या इसी काम के दम पर आयोग चाहता है कि हर कोई उसकी बातों को आंखें मूंद कर भरोसा कर ले? आखिर मुख्य चुनाव आयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहे हैं? आयोग के ट्विटर हैंडल पर लगातार उनकी तस्वीरें पोस्ट की जा रही हैं। फिर आयोग जानकारी को प्रेस नोट की शक्ल में क्यों जारी कर रहा है? 12 जुलाई की शाम चुनाव आयोग ने एक प्रेस नोट जारी किया और जानकारी दी कि तकरीबन हर वोटर के साथ संपर्क कर लिया गया है। प्रेस नोट जारी हुआ, 100% प्रिंटिंग हो गई है। जो भी वोटर घर पर थे तकरीबन सभी को फॉर्म दे दिया गया है और 12 जुलाई शाम 6 बजे तक 80% लोगों ने अपना फॉर्म जमा करा दिया है। यानी हर 5 व्यक्ति में से 4 लोगों का फॉर्म जो है जमा हो चुका है। ये कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन कमीशन ने हम सब लोगों को सूचित किया है। हम लोग जो बैठे हैं यहाँ पर, अभी तक हम लोगों का नहीं हुआ है कि जब बिहार की आबादी लगभग 4.5 करोड़ बाहर रहती है तो उनका कैसे किया? हम तो सवाल पूछ रहे हैं ना, क्या वो 4.5 करोड़ बिहारी बिहार आए? क्या साधन है? इतनी क्षमता रेलवे में है, हवाई जहाज में है, गाड़ियों में, बसों में आपको ऐसी दिखी है कहीं किसी भी जिला जहां इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हो? कोविड के समय मात्र 40 लाख आए, जब स्पेशल सब कुछ चलाया गया था तब लोग दिखते थे कि आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं। अभी तो 4.5 करोड़ का सवाल है, 40 लाख का नहीं। आयोग का दावा है कि बिहार के हर 5 वोटर में से 4 ने अपना फॉर्म जमा करवा दिया है। आयोग का यह भी दावा है कि इस गति से काम चलता रहा तो 25 जुलाई से पहले अधिकतर फॉर्म प्राप्त कर लिए जाएंगे। यह भी लिखा है कि चुनाव आयोग की ऐप पर 4 करोड़ 66 लाख फॉर्म अपलोड हो चुके हैं। सुनने में कितना अच्छा लगता है, लेकिन भास्कर की रिपोर्ट के सवालों के सामने ऐसे तमाम दावों पर संदेह हो रहे हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने डॉक्टर अंबेडकर के एक कथन को ट्वीट किया है। 15 जून 1949 को संविधान सभा की बहस में उन्होंने कहा था, लोकतंत्र में मताधिकार सबसे बुनियादी अधिकार है, इसीलिए किसी भी राज्य में प्रभावशाली वर्ग द्वारा
नस्लीय, भाषाई या सांस्कृतिक रूप से भिन्न नागरिकों के साथ अन्याय रोकने के लिए आवश्यक है कि पूरी चुनाव प्रक्रिया केवल केंद्रीय चुनाव आयोग के अधीन हो, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ पक्षपात या अन्याय ना हो। क्या बाबा साहब की इस बात का अक्षरशः पालन किया जा रहा है? एक अखबार अगर 100 रिपोर्टर उतारकर खबर लिख दे कि कहीं फॉर्म ठीक से नहीं भरा जा रहा, रसीद नहीं दी जा रही, तो आयोग को क्या करना चाहिए? क्या उसके लिए डॉक्टर अंबेडकर की यह बात कोई मायने नहीं रखती? आयोग भ्रामक होने का ठप्पा लगाने के बजाय इन कमियों को बिजली की गति से क्यों नहीं ठीक कर रहा है? 20 दिन से अभियान चल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं सच बोल देने के लिए अब बीएलओ को बलि का बकरा बनाया जा रहा है? पहले उन्हें 6,000 रुपए की अतिरिक्त राशि देने का ऐलान किया गया, लेकिन अब बीएलओ ने सच्चाई उगल दी तो खबर छपने लगी है। लापरवाही बरतने के आरोप में 35 बीएलओ को अब वेतन रोक दिया गया। क्या बीएलओ को चुप कराने के लिए यह सब किया जा रहा है? बिहार में एक बीएलओ के इस्तीफा देने की भी खबर है। बारसोई के प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कटिहार के जिलाधिकारी को 5 पन्ने का पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है वे अनुमंडल पदाधिकारी महोदय बारसोई द्वारा दी जा रही लगातार मानसिक प्रताड़ना के कारण अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। आपसे अपील है, आप दर्शकों से अपील है कि ठहर कर और गंभीरता के साथ इस वीडियो को देखिए। यह सिनेमा का कोई सीन नहीं कि आकर्षक बनाने के लिए संगीत ठूंस दूं और फास्ट कट एडिट से आपकी आंखों को छेक लूं। आपके वोट डालने के अधिकार के साथ क्या हो सकता है, इस काम को गंभीरता से सुनना आप सभी का काम है, चाहे आप निवासी किसी भी राज्य के हों। आखिर चुनाव आयोग के किस सूत्र ने यह खबर फैलाई कि बिहार में बीएलओ को नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के नागरिक बड़ी संख्या में मिल रहे हैं? और उसी के अगले दिन यानी 14 जुलाई को इकोनॉमिक टाइम्स में अनुभूति विश्नोई की यह रिपोर्ट आईना दिखाने लग जाती है। 10 जुलाई 2019 को चुनाव आयोग की तरफ से कानून मंत्रालय ने भारत की संसद को यह जानकारी दी थी कि पिछले 3 वर्षों में मतदाता सूची में विदेशी नागरिकों के शामिल होने की न के बराबर घटनाएं सामने आई। 2016, 2017, 2019 में ऐसा कोई भी मामला सामने नहीं आया। 2018 में सिर्फ 3 ऐसे मामले सामने आए जहां किसी विदेशी का नाम मतदाता सूची में शामिल हुआ था। ये मामले तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और गुजरात के थे। अब आप बताइए 2016, 2017, 2019 में एक भी मामला ऐसा नहीं आया कि मतदाता सूची में विदेशी नागरिक हो। केवल 2018 में 3 मामले आए, केवल 3। फिर वह सूत्र कौन था, किस स्तर का था, जिसने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि बिहार में बीएलओ ने बड़ी संख्या में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के नागरिकों को पाया है? इस खबर को चुनाव आयोग ने भ्रामक, आधी अधूरी रिपोर्ट तो नहीं कहा। बाद में यही खबर हर जगह छपने लग जाती है। चैनलों पर खबरें दौड़ने लगी कि बिहार में विदेशी मिल गए। मगर हमारा सवाल है, चुनाव आयोग सूत्रों के हवाले से क्यों बोल रहा है? क्या मुख्य चुनाव आयुक्त सूत्रों के हवाले से बोल रहे हैं? अगर मुख्य चुनाव आयुक्त सूत्र नहीं है तो फिर आयोग का कौन अधिकारी सूत्र है? क्या दोनों चुनाव आयुक्त सूत्र बनकर खबरें प्लांट कर रहे हैं? अगर ऐसा नहीं, तीनों चुनाव आयुक्त खबरें बनकर प्लांट नहीं कर रहे हैं, तो फिर कौन कर रहा है? एक मिनट, इसका चुनाव आयोग से कोई डॉक्यूमेंट या कोई प्रेस नोट या कोई ऐसी बात आई है या कि कहां से खबर आई है? सूत्र बताते हैं, हम उस सूत्र को मूत्र समझते हैं। वेश जो होता है ना, ये वो है, इसका कोई आधार नहीं ना। ये वही सूत्र है जो पाकिस्तान में कब्जा करवा दिया था, इस्लामाबाद, कराची। सूत्र नहीं, मूत्र लोग हैं। तेजस्वी यादव का सवाल जायज है। वोटर लिस्ट बनने की प्रक्रिया में ऐसी कौन सी बात होती है जिसे बोलने के लिए सूत्रों का सहारा लिया गया? ये सूत्र हैं कौन? क्या इसीलिए चुनाव आयोग को संविधान ने तमाम अधिकार देकर मजबूत बनाया कि किसी के दबाव में ना आए और खुलकर काम करे, खुलकर बोले? फिर सूत्रों का सहारा क्यों लेना पड़ता है? भास्कर ने इसी मामले पर बिहार में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल से जवाब मांगा तो उन्होंने कहा कि ये खबरें सही हैं या नहीं, जांच चल रही है। ईसीआई इसे देख रहा है। एक तरफ आयोग के हवाले से सूत्र जानकारी दे रहे हैं, दूसरी तरफ बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कह रहे हैं सही है या नहीं, जांच चल रही है। बताइए, ऑन रिकॉर्ड बोला जा रहा है जांच चल रही है कि सही है या नहीं। लेकिन सूत्र फिर किस जगह से खबरें फैला रहे हैं? नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के नागरिक बड़ी संख्या में बिहार में हैं। लोगों ने पूछना शुरू कर दिया कि बिहार में म्यांमार के नागरिक कहां से आ गए, बांग्लादेशी कब आ गए? यह किसकी नाकामी है? किसका काम था पता लगाने का, रोकने का? क्या बीएलओ का? बिल्कुल नहीं।
इसके पहले गृह मंत्रालय ने कितने नेपाली, बांग्लादेशी और म्यांमारी जनता का पता लगाया? 11 साल से केंद्र में मोदी सरकार है। राजनाथ सिंह, अमित शाह गृह मंत्री रहे हैं। बिहार में 20 साल से एनडीए के नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे। उनकी सरकार में बीजेपी 15 साल से अधिक समय तक पार्टनर रही। फिर बिहार में अचानक इसी बार विदेशी वोटर कहां से आ गए? इसी बिहार से 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 40 में से 30 सीटें मिली थी। तब विदेशी नहीं थे। नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार की सरकार की नाक के नीचे इतने लोग आखिर बिहार में प्रवेश कैसे कर गए? बॉर्डर पर तो केंद्र का ही सुरक्षा बल तैनात है। फिर इसकी जवाबदेही किसकी होगी? आयोग क्यों ऐसा कर रहा है? क्या उसे सवालों की परवाह ही नहीं? क्या उसे इतना भरोसा हो गया है कि गोदी मीडिया जब कवर नहीं करेगा, जमीन की हालत को पूरी तरह से दबा देगा, तो जनता को कुछ भी पता नहीं चलेगा? आयोग क्यों ऐसा कर रहा है कि भरोसा कमजोर होता जा रहा है और संदेह गहराता जा रहा है? फिर क्यों नोटिस में जमीन की सच्चाई लाने वाले पत्रकारों के नाम लिए जा रहे हैं? क्या तरह तरह के खंडन और नोटिस भेजकर भय का माहौल खड़ा किया जा रहा है ताकि कोई रिपोर्ट ही ना करे? क्यों नहीं बिहार के अखबारों में इन बातों को लेकर 20 दिनों से रिपोर्टिंग हो रही थी? क्यों नहीं हो रही थी? आयोग बताए कि आपने संसद में कहा है कि विदेशी नागरिक नहीं मिले। केवल 2018 में पूरे देश में, वह भी 3 राज्यों में 3 मिले। किस आधार पर अब कह रहे हैं कि इतने नागरिक बिहार में मिल गए? यह किसकी नाकामी है? नेपाल से भारत का मैत्री संबंध है। नेपाल के लोगों के साथ बिहार के लोगों का रोटी बेटी का रिश्ता होता है। अचानक नेपाल के नाम पर विदेशी वोटर होने का भूत खड़ा किया जाने लगा। इसके पहले तो किसी ने इस स्तर पर ऐसी बातें नहीं सुनी थी, ना की थी। किस प्रक्रिया से बीएलओ किसी की पहचान नेपाली, बांग्लादेशी या म्यांमार के नागरिक के रूप में कर रहे हैं, इस बारे में भी कोई बात नहीं लिखी गई है। क्या कपड़ों और भाषा के आधार पर पहचान हो रही है? बस सूत्रों के हवाले से लिखा गया कि बड़ी संख्या में ऐसे लोगों की पहचान हो रही है और पुनरीक्षण में जो भी विदेशी पाया गया उसे आखिरी मतदाता सूची से बाहर कर दिया जाएगा। यह बड़ा सवाल है। बीएलओ कैसे पहचान कर सकता है? किसी की नागरिकता पहचान करने का अधिकार बीएलओ का नहीं है, ना वह इस काम में सक्षम है। आप मत भूलिए, पश्चिम बंगाल के 4 लोगों को महाराष्ट्र से पकड़कर बांग्लादेश छोड़ दिया गया और बाद में उन्हें वापस लाना पड़ा। क्यों? क्योंकि सभी भारतीय निकले। क्या हम ऐसा कुछ होता देखने जा रहे हैं? क्या यह इतनी मामूली बात है? क्यों सूत्रों के हवाले से कहा गया बीएलओ को विदेशी नागरिक मिल रहे हैं तो मतलब पहचान हो रही है कि तुम नागरिक नहीं हो, विदेशी हो। भास्कर ने पहचान शब्द का इस्तेमाल किया है। 24 जून के चुनाव आयोग के आदेश में यह बात लिखी थी, अगर मतदाता पंजीकरण पदाधिकारी बीएलओ को किसी की नागरिकता पर संदेह होता है तो वह उसका नाम मतदाता सूची से हटा सकता है और नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत उपयुक्त अधिकारियों को उसका नाम दे सकता है। यानी नागरिकता तय करने का काम आयोग नहीं करेगा, कोई अन्य अधिकारी करेगा। 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने आयोग से साफ साफ कह दिया, अगर आपको मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के तहत नागरिकता की जांच करनी थी तो आपको यह काम पहले करना चाहिए था, आपने थोड़ी देर कर दी। हमने पहले के वीडियो में सवाल उठाया था कि अधिकारी कौन होगा जो फैसला करेगा कि नागरिकता किसकी है, किस जगह की है। मगर अब चुनाव आयोग के अपने ही सूत्र मीडिया में खबर दे रहे हैं और मीडिया सुप्रीम कोर्ट की बातों को याद नहीं दिला रहा, गायब कर दे रहा है। केवल आयोग के सूत्रों की बातों को आगे बढ़ाता है। खबर देता है कि आयोग के बीएलओ को अवैध प्रवासी मिले हैं और उनका नाम मतदाता सूची से काट दिया जाएगा। यूं ही काट दिया जाएगा? क्या अपील के लिए अब वक्त नहीं दिया जाएगा? तो क्या चुनाव आयोग अपने ही आदेश के खिलाफ जाकर लोगों की नागरिकता के बारे में पुष्टि कर रहा है? हमने मीडिया की रिपोर्ट में बार बार देखा है और आपको बताया भी है कि किसी की नागरिकता साबित करने की प्रक्रियाएं बहुत जटिल होती हैं, काफी समय लगता है। असम के एनआरसी की प्रक्रिया में कई वर्षों के बाद भी यह काम पूरा नहीं हो सका। भारत सरकार नागरिकता का कोई एक प्रमाण पत्र जारी नहीं करती है, कई प्रकार के वेरिफिकेशन से ही यह साबित हो पाता है। फिर बिहार के बीएलओ 4 हफ्ते से भी कम समय में इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंच रहे हैं कि कौन विदेशी है? वोटर लिस्ट की जब जब समीक्षा होती है तब बड़ी संख्या में नाम काटे जाते हैं, लेकिन उनका आधार अलग होता है। वोटर की मृत्यु हो जाने पर, निवास स्थान बदल जाने पर या फिर दूसरे क्षेत्र का वोटर बन जाने पर। लेकिन बिहार में अभी साबित नहीं हुआ कौन विदेशी है, लेकिन विदेशी होने का भूत खड़ा कर दिया गया। अचानक विदेशी कैसे आए? 2016, 17, 19 में तो नहीं मिले थे। अगर अब पता चल रहा है तो इसकी जवाबदेही किसकी है? 14 जुलाई के इकोनॉमिक टाइम्स में अनुभूति बिश्नोई की रिपोर्ट में एक अनाम पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त का बयान छपा है।
अगर किसी राज्य में किसी विदेशी के होने की खबर मिलती है तो मतदाता पंजीकरण पदाधिकारी BLO कार्रवाई करते हैं, जांच करते हैं। ऐसे लोगों का एपिक कार्ड भी जब्त कर लिया जाता है। अनाम पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त का बयान यह भी छपा है कि अलग अलग प्रकार के मतदाता रिवीजन में नागरिकता के आधार पर सामने आने वाली शिकायतें बहुत ही कम होती हैं, सिर्फ 1 या 2 व्यक्तियों को लेकर ही होती हैं। कभी भी हमें ऐसी जानकारी नहीं मिली कि बड़ी संख्या में विदेशियों का नाम मतदाता सूची में शामिल हुआ है। क्या माहौल बनाने के लिए विदेशी का भूत खड़ा किया जा रहा है? सवाल है कि बिहार के वोटर को 2 फॉर्म नहीं दिए जा रहे हैं। कई जगहों पर वोटर कह रहे हैं रिसीविंग पावती प्राप्ति रसीद के रूप में दूसरा फॉर्म नहीं दिया जा रहा है। क्या इन बातों से ध्यान हटाकर बहस को दूसरी दिशा में ले जाने का प्रयास हो रहा है? बिहार से 30 सीटें एनडीए की सरकार में शामिल हैं। इनमें 12 बीजेपी की, 12 जदयू की हैं। अगर इन 30 सीटों पर अवैध प्रवासियों ने वोट डाले हैं तो क्या इनके चुनावी नतीजों को मान्यता मिलनी चाहिए? अगर इन 30 सीटों को एनडीए की गिनती से हटा दिया जाए तो सरकार का वजूद खतरे में पड़ सकता है। अजीत अंजुम के खिलाफ एफआईआर दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। एक पत्रकार को मुकदमे में फंसाए रखने के लिए यह सब किया जा रहा है। जो पत्रकार दिन रात गोदी चैनलों पर बैठकर नफरत फैलाते हैं, जिन्हें अदालत ने, ब्रॉडकास्टर्स की नियामक संस्था ने नफरत फैलाने का दोषी पाया है, दंड दिया है, जुर्माना लगाया है, एक बार नहीं कई बार उन चैनलों और उनके गोदी एंकरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन अजीत अंजुम के खिलाफ यह आरोप लगा दिया गया। बहुत अफसोस की बात है, बिहार की जनता साक्षर नहीं है, सक्षम नहीं है। बड़ी आबादी ऐसी खबरों की बारीकी को नहीं जान पाती है। उसका फायदा इस तरह से नहीं उठाया जाना चाहिए कि जनता को पता ना चले कि वोट देने के अधिकार के साथ कहीं धोखा तो नहीं हो रहा। यह हर वोटर के अधिकार का सवाल है। इसकी प्रक्रिया तमाम सवालों और संदेहों से ऊपर होनी चाहिए। आखिर इस मुद्दे पर लोग आलसी कैसे हो सकते हैं? उन्हें क्यों नहीं लग रहा है कि यह बेहद गंभीर मसला है? नमस्कार, मैं रवीश कुमार।